हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपकी इस यूट्यूब चैनल पे। ग्रेविटेशन चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसका हम लोग आज की इस वीडियो में पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने 50 प्रश्नों को कवर किया था। आज के इस पार्ट 2 में भी हम लोग 50 प्रश्नों को कवर करेंगे। अब तक जितने भी वीडियोज आए हैं इस सीरीज के अंदर उन सारे का पीडीएफ ऐप पर अपलोडेड है, तो आप में से जिनको भी चाहिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऐप पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का डाउनलोडिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को करना। द्रव्यमान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। बिल्कुल सही है। किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका जड़त्व उतना ही ज्यादा होगा। वस्तु का द्रव्यमान अगर कम है तो जड़त्व कम होगा। जो द्रव्यमान होता है वो किसी वस्तु के अंदर पदार्थ की मात्रा होती है, और जब आप उस वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाते हैं तो उसके अंदर मौजूद जो पदार्थ की मात्रा है वो नहीं बदलती है। इसलिए स्थान बदलने से द्रव्यमान नहीं बदलता है। यहां लिखा है किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थान बदलने पर बदल जाता है। ऐसा नहीं होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। द्रव्यमान पृथ्वी, चंद्रमा या अंतरिक्ष कहीं भी वस्तु का स्थिर रहता है। ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी 1 2 4 सही है। आप किसी वस्तु को उठाकर कहीं पर भी ले जाओ, किसी भी प्लेनेट पर ले जाओ, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान मान लीजिए कि धरती पे, पृथ्वी पर 10 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है, तो आप इसको पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी लेकर के जाओ, इसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम ही होगा। ये कुछ ऐसा हो गया जैसे मान लीजिए कि एक आपके पास बॉक्स है, उस बॉक्स में जो है 50 बिस्किट्स रखे हुए हैं। अब आप उसको चंद्रमा पर लेकर जाओ, मंगल ग्रह पर लेकर जाओ, उसके अंदर 50 बिस्किट्स ही आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो बिस्किट क्या है? बॉक्स के अंदर पदार्थ की मात्रा है, वो मात्रा नहीं बदलने वाली है। तो किसी भी वस्तु के अंदर जो मौजूद पदार्थ की मात्रा होती है उसी को द्रव्यमान बोलते हैं। द्रव्यमान स्थान बदलने से नहीं बदलता है। द्रव्यमान अपने आप में एक अदिश राशि है। इसके पास केवल परिमाण है, दिशा नहीं है, और इसका एसआई मात्रक किलोग्राम होता है ना, किलोग्राम होता है एसआई मात्रक। भार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी हम लोगों ने द्रव्यमान के बारे में देखा पिछले वाले सवाल में। आप वेट भी सुनते हैं, इसको हम लोग हिंदी में भार बोलते हैं। भार, वस्तु का भार एक बल है जिससे वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर जिस बल से आकर्षित करती है उसे हम लोग गुरुत्व बल बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, और उसी को हम लोग भार बोलते हैं। उसी को हम लोग भार बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी इस वस्तु को अपनी ओर खींच रही है गुरुत्व बल के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, तो एक बल तो वो लगा रही है। मान लीजिए कि ये बल F है, इसी को भार बोलते हैं। इसी को हम लोग भार बोलते हैं, और भार को हम लोग W से डिनोट करते हैं। तो पृथ्वी जितने बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसी को हम लोग भार बोलते हैं। ठीक, और यही है mg के बराबर ये भार होता है। क्योंकि भार अपने आप में बल है जो पृथ्वी लगाती है किसी वस्तु पर, इसीलिए भार का एसआई मात्रक वही होता है जो बल का होता है, न्यूटन। भार का एसआई मात्रक वही होता है जो बल का होता है, यानी कि न्यूटन। ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। भार का कोई निश्चित दिशा नहीं होती, गलत हो जाएगा, क्योंकि भार अपने आप में बल है, और बल जो है सदिश राशि है। सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा भी मौजूद होती है। तो जो भार है इसके पास परिमाण भी है और दिशा भी है। भार एक ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर कार्य करने वाला बल है, इसलिए इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। 1 2 4 सही है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और स्थान बदलने से भार बदल जाता है। यहां पर देखा कि स्थान बदलने से जो है द्रव्यमान नहीं बदलता है। आप चंद्रमा पर चले जाओ, पृथ्वी पर चले जाओ, अंतरिक्ष में कहीं भी चले जाओ, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। लेकिन ऐसा भार के साथ नहीं है, ऐसा भार के साथ नहीं है। ये भार बराबर होता है द्रव्यमान गुने में गुरुत्वीय त्वरण। अब देखो, द्रव्यमान तो कहीं पर बदलने वाला नहीं है। आप कहीं पर भी चले जाओ ब्रह्मांड में, तो फिर भार बदल कैसे जाता है? भार बदल सकता है द्रव्यमान के बदलने से और इस g के मान के बदलने से, गुरुत्वीय त्वरण के बदलने से। तो द्रव्यमान तो कहीं पर बदलने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी अगर भार बदल रहा है, इसका मतलब किसके कारण बदला होगा? इस g के कारण। तो g का मान जो है ना, ये
ब्रह्मांड में अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। पृथ्वी पर अलग है, चंद्रमा पर अलग है, किसी और प्लेनेट पर अलग है। जैसे अगर आप चंद्रमा पर जाते हैं तो ये जो जी का मान है वो पृथ्वी पर जो जी का मान है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका छठा भाग हो जाता है, 1/6 हो जाता है। अब देखो, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान कम हो जाता है, इसलिए आप किसी वस्तु को आप चंद्रमा पर लेकर जाएंगे तो उसका भार आपको कम मिलेगा। ठीक है, उसका भार जो है आपको कम मिलेगा। जैसे पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर 60 न्यूटन है, द्रव्यमान नहीं भार, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार अगर 60 न्यूटन है तो आप इसको चंद्रमा पर लेकर के जाएंगे तो वो 10 न्यूटन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जी का मान जो है चंद्रमा की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर जो जी का मान है उसका छठा भाग है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान और भार के बारे में सही कथन कौन सा है? द्रव्यमान और भार दोनों स्थान बदलने पर बदलते हैं? नहीं, स्थान बदलने पर केवल भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। द्रव्यमान स्थान बदलने पर बदलता है, भार नहीं, गलत हो जाएगा, उल्टा दे रखा है। द्रव्यमान स्थिर रहता है पर भार जी के मान पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। द्रव्यमान और भार दोनों हमेशा समान रहते हैं, गलत हो जाएगा। भार का यही सूत्र होता है, ये ध्यान में रखिएगा। भार अपने आप में पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया गुरुत्व बल होता है। भार अपने आप में बल है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। भार के पास दिशा भी है, परिमाण भी है, और इसका मान जी के बदलने के कारण बदल सकता है। सही आंसर सी हो जाएगा। 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का पृथ्वी पर भार कितना होगा? अब एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी पर 10 किलोग्राम है, इसका भार चाहिए, तो भार का सूत्र होता है mg। मान को आप यहां पर डालेंगे 10 गुने में जी का मान अगर सवाल में नहीं दे रखा है कि आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है तो आप लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एसआई मात्रक में सारे मान को डालेंगे तो भार भी जो है एसआई मात्रक यानी कि न्यूटन में आएगा। ये हो जाएगा 98 न्यूटन। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 10 न्यूटन है, चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा? तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार जितना होता है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार जितना होता है उसका छठवां भाग होता है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार। ये आपको ध्यान में रखना है। तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना हो जाएगा? पृथ्वी पर जितना भार है उसका छठवां भाग हो जाएगा, तो ये आएगा 1.67 न्यूटन। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? इसे हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं, प्रणोद बोलते हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक सतह है, ये एक सतह है, ये एक सतह है, इस पर आप एक ऐसे बल लगाते हैं, कुछ भी बल है, मान लीजिए ये बल है, आप ऐसे लगाते हैं, किसी एंगल पर लगाते हैं। ये एंगल जो है मान लीजिए कि 45 डिग्री है। क्या आप इस बल को प्रणोद बोल सकते हैं? क्या इस बल को आप प्रणोद बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सतह के लंबवत नहीं लग रहा है। अगर आप मान लीजिए कि ऐसे लगाते हैं बल, है ना, एफ डैश मान लीजिए, ये आपने लगा दिया 60 डिग्री के एंगल पर मान लो, क्या आप इसको प्रणोद बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। आप उसी बल को प्रणोद बोल सकते हैं जो सतह के लंबवत है, 90 डिग्री के एंगल पर है। आप अगर ऐसे बल लगाते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर लगाते हैं इस सतह पर, है ना, ये मान लीजिए कि बल है, 90 डिग्री के एंगल पर लगाते हैं, तो आप इस वाले बल को जो है बोल सकते हो कि प्रणोद है। ठीक, इस वाले बल को आप प्रणोद बोल सकते हो, थ्रस्ट बोल सकते हो। ठीक, ये थ्रस्ट है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, सतह के लंबवत लगने वाले बल को ही हम लोग प्रणोद बोलेंगे, थ्रस्ट बोलेंगे। और आपने दाब सुना होगा, प्रेशर सुना होगा। प्रेशर बराबर होता है थ्रस्ट बट्टे में एरिया, थ्रस्ट बट्टे में एरिया। आप ऐसा भी देखते हैं लिखा हुआ फोर्स बट्टे में एरिया। जब फोर्स बट्टे में एरिया बोलते हैं तब आपको ये याद होना चाहिए कि फोर्स जो है सतह के लंबवत है, यानी ये फोर्स वास्तव में क्या है? थ्रस्ट है। और थ्रस्ट का मतलब क्या? थ्रस्ट का मतलब सतह के लंबवत लगने वाला बल।
सतह के लंबवत लगने वाला बल। और ये एरिया क्या है, जितने एरिया पर फोर्स लग रहा है, जितने एरिया पर फोर्स लग रहा है, जैसे मान लीजिए सतह बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी सतह है, लेकिन उसके कुछ ही हिस्से पर फोर्स लग रहा है, तो जितने एरिया पर फोर्स लग रहा है वही एरिया हम लोग नीचे डालते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी सतह का हम एरिया डालेंगे। सतह के जितने हिस्से पर फोर्स लग रहा है, जितने हिस्से पर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, जितने हिस्से पर थ्रस्ट लग रहा है, केवल उतने ही हिस्से का एरिया हम लोग प्रेशर के फॉर्मूले में डालते हैं। समझे आप? तो ये फॉर्मूले जो है दोनों, ये फॉर्मूला जो है आपको ध्यान में रखना है। या तो थ्रस्ट बट्टे में एरिया बोल दो या फिर फोर्स बट्टे में एरिया बोलो, लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो फोर्स है सतह के परपेंडिकुलर है, यानी कि लंबवत है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दाब किसे कहते हैं? तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दाब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, या फिर इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, तो दाब बराबर प्रेशर बराबर थ्रस्ट बटे में एरिया होता है। ये थ्रस्ट क्या है? बल है जो सतह के लंबवत होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और एरिया का, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये सही है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, इसी को हम लोग पास्कल बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। दाब के एसआई मात्रक को वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के समान में पास्कल कहा जाता है। ये स्टेटमेंट सही है। एसआई मात्रक ये भी है, ये भी है, दोनों में से कोई भी आपके एग्जाम में आ सकता है। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन नहीं है, बल होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। दाब बराबर बल गुने में क्षेत्रफल होता है, नहीं, बल बट्टे में क्षेत्रफल होता है। ये बल कौन सा होता है? जो सतह के लंबवत होता है। ये भी गलत हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दाब और क्षेत्रफल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समान बल जब छोटे क्षेत्रफल पर लगता है तो अधिक दाब उत्पन्न होता है। देखिए, दाब बराबर क्या होता है? थ्रस्ट बटे में एरिया। ये थ्रस्ट क्या है? वही परपेंडिकुलर फोर्स बटे में एरिया। तो बल बट्टे में क्षेत्रफल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि बल जो है ये प्रणोद है। अब यहां पर देखो, ये जो दाब है ये फोर्स बट्टे में एरिया। अगर आप इसको कांस्टेंट कर दो तो दाब और एरिया में देखो विपरीत संबंध है, उल्टा संबंध है। जितना ज्यादा एरिया दाब उतना ही कम लगेगा, जितना कम एरिया दाब उतना ही ज्यादा लगेगा। ठीक, जैसे आप रेत पर खड़े हो जाते हैं, रेत का जो है ढेर है उस पर आप खड़े हो जाते हैं तो आपका पैर जो है धंस जाएगा, आप धंस जाएंगे। उस रेत पर कितना बल लग रहा है, कितना थ्रस्ट लग रहा है, तो जितना आपका भार है बॉडी का। फिर आप रेत पर लेट जाते हैं, तब आप उतना नहीं धंसेंगे, अभी भी रेत पर बल जो है आपके बॉडी के भार के बराबर ही लग रहा है। दोनों स्थिति में, जब आप खड़े थे तो जितना बल लग रहा था रेत पर, जब आप सो गए तो जितना बल लग रहा है रेत पर, वो दोनों सेम है, फोर्स कांस्टेंट है। लेकिन जब आप खड़े थे तब आप ज्यादा धंस गए रेत में, जब आप लेट गए तो आप कम धंसे हैं। तो जब आप खड़े थे उस समय जो दोनों आपके पैर है, क्षेत्रफल केवल वही था, क्षेत्रफल जो है केवल वही था, यानी एरिया कम था, प्रेशर ज्यादा लगा, आप धंस गए। जब आप लेट गए, पूरे बॉडी का सरफेस एरिया अब आप रेत पर डाल रहे हैं, जो फोर्स लग रहा है पूरे बॉडी सरफेस के एरिया से लग रहा है, तो एरिया ज्यादा हो गया, प्रेशर कम लगा, तो आप कम धंसे। ठीक है, तो समान बल छोटे क्षेत्रफल पर लगता है तो अधिक दाब उत्पन्न होता है, छोटे क्षेत्रफल पर लगता है तो अधिक दाब उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही है। समान बल बड़े क्षेत्रफल पर लगे तो कम दाब होता है, अगर एरिया ज्यादा है तो दाब जो है कम हो जाता है। सही है, यानी समान बल कहने का मतलब हो गया कि बल को जो है नियत रखा गया है। कीलों के सिरे नुकीले होने, चाकू की धार तेज होने तथा भावनों की नींव चौड़ी होने के कारण दाब का क्षेत्रफल पर निर्भर होना है। सही है। जो आप देखते हैं चाकू की जो धार होती है वो तेज होती है, वो तेज कैसे बनाई जाती है? तो एरिया को कम करके। ठीक, आप देखते हैं कि जो पटरियां होती है वहां पर आप देखते होंगे कि कंक्रीट का स्लैब होता है या फिर लकड़ी का स्लैब होता है, कंक्रीट का स्लैब होता है, वो इसलिए डाला गया होता है ताकि
जब ट्रेन जब चले उस पर, तो दाब जो है वो क्या हो जाए, एक बड़े सरफेस एरिया पर लगे। एरिया को, जो सरफेस एरिया होता है उसको बढ़ाने का काम किया जाता है ताकि दाब जो है कम से कम लगे। भवनों की नींव जो है चौड़ी की जाती है ताकि जो जितने एरिया पर फोर्स लग रहा है वो एरिया जो है ज़्यादा हो जाए ताकि प्रेशर कम लगे और जो घर है वो धंसे नहीं। दाब का बल से कोई संबंध नहीं होता, यह केवल क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तो गलत हो जाएगा। ये 1 2 3 सही है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ये पेन का ये जो टिप है, इससे अगर मैं 50 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं तो मुझे बहुत चुभेगा। इस साइड से अगर मैं 50 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं तो कम चुभेगा, ठीक है, नहीं चुभेगा ज़्यादा, है ना, पेन भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो टिप का जो एरिया है वो कम है, तो कम टिप का एरिया जो है वो कम है, इसीलिए 50 न्यूटन फोर्स लगाने के बावजूद भी जो है ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। यहाँ पर देखो एरिया ज़्यादा हो गया तो 50 न्यूटन का फोर्स लगाने पर जो है, उतना ही फोर्स लगाने पर जो है कम दाब जो है यहाँ पर लग रहा है, इसलिए कम चुभेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। तरल तथा दाब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी द्रव तथा गैस तरल कहलाते हैं। जिसमें बहने की टेंडेंसी हो, जिसमें फ्लो करने की टेंडेंसी हो, उसको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं, तरल बोलते हैं। तरल में द्रव और गैस दोनों आते हैं, स्टेटमेंट सही है। तरलों में भी भार होता है, बिल्कुल होता है। वे अपने पात्र के आधार तथा दीवारों पर दाब लगाते हैं। आप किसी बर्तन में गैस को डाल देते हैं तो जो बर्तन है उसके दीवारों पर गैस के द्वारा जो है बल लगाया जाता है। अब इकाई क्षेत्रफल पर जितना बल लगाया जाता है उसी को दाब कहते हैं, और वही गैस का दाब कहलाता है, तरल का दाब कहलाता है। किसी परिरुद्ध द्रव्यमान के तरल पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में बिना घटे संचारित हो जाता है। ये पास्कल का नियम है, ठीक है। बस एक लाइन जो है आपको दी गई है आपके एनसीईआरटी बुक में, ये पास्कल का नियम है, ठीक है, ये पास्कल का नियम है। परिरुद्ध द्रव्यमान मतलब कि एक बंद बर्तन है, उसमें क्या है, तरल है, उसमें तरल है। अगर आपके पास एक बर्तन है जो बंद है, उसमें तरल है, आप किसी एक पॉइंट पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, है ना, मान लीजिए 5 पास्कल का आप प्रेशर डालते हैं, वो 5 पास्कल का प्रेशर जो है केवल उस पॉइंट पर नहीं लगेगा, बल्कि पूरे द्रव्यमान पे, जो तरल है उसके पूरे द्रव्यमान पर सभी दिशाओं में हर जगह जो है 5 पास्कल का बल लगेगा, सिर्फ उस पॉइंट पर नहीं लगेगा। यही चीज कहा जा रहा है कि सभी दिशाओं में बिना घटे संचरित हो जाता है। बंद बर्तन है, उसमें तरल है, किसी एक पॉइंट पर आप बाहर से दाब डालते हो, वो दाब सिर्फ उस पॉइंट पर नहीं लगता है बल्कि पूरे तरल में हर जगह लगता है ना, और 5 पास्कल का ही लगता है। यही चीज आपसे कहा गया है। ठोस वस्तुएं अपने भार के कारण दाब नहीं लगाती, गलत हो जाएगा। ठोस वस्तुएं अपने भार के कारण ही दाब लगाती है। तो इसमें 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी तरल में डुबोने पर वस्तु पर लगने वाले ऊपर की ओर बल को क्या कहते हैं? जब आप किसी वस्तु को तरल में डुबोते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास जल है, जल में जब आप किसी वस्तु को डुबोते हैं, मान लीजिए कि आपके पास एक बोतल है, बोतल को आपने बंद कर रखा है कैप लगा करके, आप उस बोतल को जल में डुबाने के लिए जाओ तो आपको अच्छे से फील होगा, कि आपको डुबाने के लिए जो है बल लगाना पड़ रहा है। जबकि हम जानते हैं पृथ्वी तो इसे अपनी ओर खींची रही है, कितना बल लगा करके, इसके भार के बराबर बल लगा करके पृथ्वी उस बोतल को अपनी ओर तो खींची रही है, तो बोतल को आसानी से नीचे चला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप बोतल को, भले आपने ढक्कन लगा दिया, बोतल को आप हवा में छोड़ेंगे तो बोतल नीचे की ओर जाकर गिर जाएगा, क्योंकि पृथ्वी उसे अपनी ओर खींच रही है। लेकिन जल में अगर आप उसको ऐसे छोड़ते हैं तो वो बोतल जो है नीचे की ओर नहीं जाएगा। आपको डुबोने के लिए उस बोतल को बल लगाना पड़ेगा, और आपको ये महसूस होगा कि ऊपर की दिशा में जो है कुछ है जो धक्का लगा रहा है। वो ऊपर की दिशा में जो धक्का लगता है उसे हम लोग उत्प्लावन बल बोलते हैं, बायंट फोर्स बोलते हैं। तो उत्प्लावन बल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए कि कोई पिंड है आपके पास, जैसे मान लो कि ये एक पिंड है, इनहेलर है। इस पिंड का आप क्या करो कि भार निकालो वायु में, ये वास्तविक भार कहलाएगा उसका।
इसी पिंड को आप क्या करो, आपने मान लो कोई तुला लटका दिया है ना, आपके पास कोई बैलेंस है, तुला है, तुला से आपने भार माप लिया, इसका भार इसका आया, मान लीजिए कि 10 न्यूटन आया, ये इसका भार हो गया, वास्तविक भार हो गया। आप इस पिंड को जल में ले जाकर के डालो, फिर आप तुला से मापो जल में डालते हुए, तो इसके भार में आपको कमी दिखेगा, इसके भार में कमी दिखेगा। मान लीजिए कि अब आप भार देख पा रहे हैं तुला में, तो 8 न्यूटन ही दिखा रहा है, तो बाकी का 2 न्यूटन कहाँ गया भाई? वायु में भार 10 न्यूटन, जल में डाला तो 8 न्यूटन है, तो कितने का माइनस आर, कितने का लॉस हो रहा है? यहाँ पर 2 न्यूटन का लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है भार का? 2 न्यूटन का लॉस हो रहा है। यही 2 न्यूटन जो है उत्प्लावन बल कहलाएगा। ठीक है, जो वास्तविक भार होता है और जल में जो आभासी भार हमें पता चलता है, उसका जो डिफरेंस आता है वही उत्प्लावन बल होता है। मतलब कि नीचे की ओर जो है 10 न्यूटन भार है और ऊपर की ओर जो है 2 न्यूटन उत्प्लावन बल लग रहा है। इसीलिए जल में होते हुए जो हम तुला से मापते हैं तो भार हमें 8 न्यूटन ही दिखता है, क्योंकि 2 न्यूटन जो ऊपर की ओर लग रहा है इसमें से इसको संतुलित कर दे रहा है, 10 न्यूटन में से 2 न्यूटन को संतुलित कर दे रहा है, तो बचता है 8 न्यूटन जो हमें तुला में दिखता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उत्प्लावन बल का परिमाण मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल का फॉर्मूला जो है आप याद रखिए, ये बराबर होता है रो, ठीक, वी और जी। ये रो डेंसिटी है लिक्विड का, रो एल लिक्विड का डेंसिटी। ये वॉल्यूम क्या है? जैसे आप इस वस्तु को, आपने इसको जब जल में डुबोया तो कुछ ना कुछ पानी को ये तो हटाएगा ना, पानी को ये विस्थापित तो करेगा ना। वो जो विस्थापित किया पानी को, उसका जो आयतन है ना, या फिर जितना भाग वस्तु का पानी में डूबा होता है, जितना आयतन वस्तु का पानी में डूबा होता है, वो आयतन। दोनों तरह से आप बोल सकते हो कि जितना पानी को विस्थापित किया गया है, जितना जल को विस्थापित किया गया है, तरल को विस्थापित किया गया है, उसका वॉल्यूम, या फिर बोल दो जितना भाग वस्तु का डूबा हुआ है उसका वॉल्यूम, और ये गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। तो तरल के घनत्व पर जो है उत्प्लावन बल लगता है, तरल के घनत्व पर उत्प्लावन बल लगता है। जितना ज़्यादा तरल का घनत्व होगा उतना ही ज़्यादा उत्प्लावन बल लगेगा। जितना पानी को विस्थापित करेगा, जितना पानी को विस्थापित किया जाएगा उतना ज़्यादा बल लगेगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे। ठीक, ये जो V है ये है वॉल्यूम डिस्प्लेस, जितना द्रव को विस्थापित किया गया उसका आयतन, या फिर वस्तु का जितना आयतन डूबा हुआ है वो आयतन आप बोल सकते हो। कौन सी वस्तुएं द्रव पर तैरती हैं? कुछ वस्तुएं द्रव में तैरती हैं, कुछ वस्तुएं द्रव में डूब जाती हैं। तो जिस वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होता है वो तैरती है, वो तैरती है, और जिस वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से ज्यादा होता है वो डूब जाती है। आप ध्यान में रखिएगा। जैसे यहां पर देखो ये कॉर्क है, ये कॉर्क है, ये कॉर्क जो है जल में तैर रहा है, ये कॉर्क जल में तैर रहा है। तो जल का अपना कुछ घनत्व है, इस कॉर्क का अपना कुछ घनत्व है, ठीक है, इस कॉर्क का अपना घनत्व है। क्योंकि कॉर्क जो है तैर रहा है इस जल में, तो हम बोलेंगे कि ये जो कॉर्क है, कॉर्क का घनत्व जो है वो कम है जल के घनत्व से, जल का घनत्व, कॉर्क का घनत्व जो है वो कम है जल के घनत्व से। ये लोहे की कील डूब गई, लोहे की कील डूब गई, इसका मतलब लोहा का घनत्व ज्यादा है जल के घनत्व से। तो अगर वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है वो तैरेगी, अगर वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से ज्यादा है वो डूब जाएगी। ये आप ध्यान में रखिएगा। ये आयरन है। किसी तरल में डुबोई गई वस्तु पर लगने वाला ऊपर की ओर बल किसके बराबर होता है? किसी तरल में डुबोई गई वस्तु पर लगने वाला ऊपर की ओर बल किसके बराबर होता है? ऊपर की ओर बायएंड फोर्स ही लगता है। ठीक, तो हटाए गए तरल के भार के, हटाए गए तरल के भार के, ठीक, देखो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है ना, आर्किमिडीज का सिद्धांत है ये।
जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, या तो आप पूरी तरह से डुबो दो या फिर आप क्या करो, थोड़ा बहुत डुबाओ, है ना। पूर्ण रूप से आप डुबा दो या फिर आंशिक रूप से कुछ हिस्सा आप डुबाओ, तो ऊपर की ओर एक बल का अनुभव जो है वस्तु करेगी, है ना। चाहे आप वस्तु को पूरा ही डुबा दो या फिर कुछ हिस्सा डुबाओ, ऊपर की दिशा में जो है एक बल का अनुभव जो है वो करती है। अब उस बल का परिमाण क्या होगा, कितना बल वो लगेगा, तो वो बल देखो, बल का जो परिमाण होगा जो उस वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होगा। जैसे ये देखो एक वस्तु है, जब हम इसको द्रव में डुबाएंगे तो ऊपर की दिशा में एक बल लगेगा जो कि उत्प्लावन बल है, बायंड फोर्स है। अब उसका परिमाण कितना होगा, तो देखो जब हम इसको डुबोएंगे तो कुछ जल जो है विस्थापित होगा, जितना जल विस्थापित होगा उसका जो भार है वही बायंड फोर्स है ऊपर की दिशा में, यानी वो जो भार है उतने ही परिमाण का जो है इस पर बायंड फोर्स ऊपर की दिशा में लगेगा। तो बहुत ही सिंपल है, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। जितना द्रव को विस्थापित करेगा उस विस्थापित द्रव का जो भार होगा वही बायंड फोर्स होता है, वही बायंड फोर्स होता है। तो किसी तरल में डुबोई गई वस्तु पर लगने वाला ऊपर की ओर बल किसके बराबर होता है, तो हटाए गए तरल के भार के बराबर, यानी कि विस्थापित तरल के भार के बराबर। आप किसी वस्तु को डुबाएंगे तो कुछ तरल विस्थापित तो होगा ही ना, जितना तरल विस्थापित हुआ है उसका जो भार है उतना ही बायंड फोर्स उस वस्तु पर ऊपर की दिशा में लगता है। आर्किमिडीज ने यूरेका क्यों चिल्लाया था, यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए वो भागे थे, यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए भागे थे। जब वो नहाने के लिए गए, टब में बैठे तो टब से पानी छलक करके बाहर आ गया, वो चिल्लाते हुए भागे यूरेका यूरेका, यानी मैंने पा लिया है, मैंने खोज लिया है। तो इन्होंने उत्प्लावन सिद्धांत खोजा था, जिसके बाद उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम लोग जिसे बोलते हैं। एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है 2018 में। आर्किमिडीज ने अपनी खोज का सबसे पहले किस कार्य में उपयोग किया, तो जो उन्होंने खोज की उसका उपयोग जो है पहली बार उन्होंने किया था राजा के मुकुट में सोने की शुद्धता जांचने में। जो मुकुट था, जो राजा मुकुट पहना था, जो जिसने मुकुट बना करके दिया था कि ये सोने का ही है, प्योर गोल्ड का है, तो उसमें कितना प्योर गोल्ड है ना, कितना शुद्ध सोना है, क्या उसमें मिलावट है या नहीं है, कितना मिलावट है, इसको जांच करने में जो है इन्होंने अपने खोज का इस्तेमाल किया था, है ना। सोने की शुद्धता जांचने में जो है आर्किमिडीज ने अपने प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया था। तो राजा के मुकुट में सोने की शुद्धता जांचने में आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रमुख उपयोग कहाँ होता है, तो जलयानों और पनडुब्बियों के डिजाइन में। जो शिप्स होते हैं, जो सबमरीन होते हैं, उनके डिजाइन में, है ना। बड़े बड़े शिप्स जो है वो जल में चलते हैं, डूबते नहीं है, है ना, सरफेस पे चलते हैं। इन सारे के पीछे किनका दिन है, आर्किमिडीज के सिद्धांत का दिन है। क्यों वस्तुएं तैरती है जल में, क्यों डूब जाती है, ये सब आर्किमिडीज ने बताया था। दूध मापी किसकी जांच के लिए प्रयोग किया जाता है, लैक्टोमीटर जो है, लैक्टोमीटर दूध मापी, है ना, लैक्टोमीटर ये काम करता है आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर दूध की शुद्धता मापने के लिए। कितना दूध है, कितना पानी है ना, दूध वाले ने आपको जो दूध दिया है उसमें कितना दूध है, कितना पानी है, ये सब जांच करने के लिए लैक्टोमीटर है, जो काम करता है किस पे, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे। ऐसी एक डिवाइस है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जो द्रव का घनत्व जो है मापता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोमीटर भी काम करता है आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे, हाइड्रोमीटर भी आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो हाइड्रोमीटर है, लैक्टोमीटर है, ये सब किस पे बेस्ड है, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे। ये जो शिप्स होते हैं, जो सबमरीन होते हैं, ये सब किन पे बेस्ड है, सब आर्किमिडीज के सिद्धांत पे ही आधारित है। 50 ग्राम की किसी पदार्थ का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि पानी का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो पदार्थ तैरेगा या डूबेगा। देखो जो जल का घनत्व है ये आप याद रखिए, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हम सिंपली ये बोलेंगे 1 ग्राम पर सीसी, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। किलोग्राम में भी आप याद रखो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आपको कंठस्थ होना चाहिए। अब किसी भी वस्तु का घनत्व अगर
इस पानी के घनत्व से कम है तो वस्तु तैरेगी पानी में, अगर पानी के घनत्व से ज़्यादा हुआ वस्तु का घनत्व तो डूब जाएगी। अब पूछा है कि ये जो वस्तु है जिसका द्रव्यमान 50 ग्राम है और इतना आयतन जो है वो वस्तु ले रही है, ये तैरने वाली है डूबने वाली है जल में। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसका घनत्व जो है निकाल लेना है। वस्तु का जो घनत्व है ये आपको निकाल लेना है, डेंसिटी जो है निकाल लेना है। तो आयतन बराबर क्या, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे में आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे में आयतन। द्रव्यमान 50 ग्राम है और आयतन 20 सेंटीमीटर है। यहाँ से देखो 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो घनत्व आया है देखो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जल के घनत्व से ज़्यादा है, यानी कि ये जो पदार्थ है ये डूबेगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 500 ग्राम का एक मोहरबंद पैकेट, ये आपके एनसीईआरटी बुक में सवाल दिया हुआ है सब्जेक्टिव वाले पोर्शन में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। 500 ग्राम के एक मोहरबंद पैकेट का आयतन 350 सेंटीमीटर क्यूब है। पैकेट 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले पानी में तैरेगा या डूबेगा। फिर से आपको वही चीज़ करना है, डेंसिटी जो है आपको निकाल लेना है इस मोहरबंद पैकेट का। तो द्रव्यमान जो है वो 500 ग्राम है और आयतन जो है 350 है। ठीक, तो ये हो जाएगा 50/35। अब देखो ये रेशियो जो है 1 से बड़ा है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर है, 50/35 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये जो रेशियो है ये 1 से बड़ा है, क्योंकि 1 से बड़ा है यानी घनत्व 1 से ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, ये डूब जाएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 500 ग्राम के एक मोहरबंद पैकेट का आयतन 350 सेंटीमीटर क्यूब है। इस पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा? विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा? जितना पानी को विस्थापित किया जाएगा उसका द्रव्यमान कितना होगा? देखो ये मोहरबंद पैकेट है, ठीक, मोहरबंद पैकेट है। मान लीजिए कि यही है पैकेट जिसका द्रव्यमान 500 ग्राम है और आयतन 350 ग्राम, 350 सेंटीमीटर क्यूब है ना। द्रव्यमान 500 ग्राम है और आयतन यानी इसका जो द्रव्यमान है वो 500 ग्राम है और इसका जो आयतन है कुल वो 350 सेंटीमीटर क्यूब है। इसको हम पानी में डालेंगे। पानी में डालेंगे तो कुछ पानी विस्थापित जो है हो जाएगा। जितना पानी विस्थापित होगा उसी का द्रव्यमान आपसे पूछा गया है, उसी का द्रव्यमान आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि जब इसको डाला जाएगा पानी में तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? बायंड फोर्स बोलेंगे। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? बायंड फोर्स बोलेंगे, है ना, बायंड फोर्स बोलेंगे। ये बायंड फोर्स कितना होगा? तो मैंने आपको बताया जो लिक्विड है उसका डेंसिटी, यानी लिक्विड यहां पर पानी है तो पानी का डेंसिटी हो जाएगा। जितना पानी विस्थापित होगा उसका आयतन वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हो जाएगा और क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बायंड फोर्स है। ये बायंड फोर्स है। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया। साथ में मैंने आपको ये भी बताया थोड़ी देर पहले कि जैसे मान लीजिए ये वस्तु है, इसको आप पानी में डुबाएंगे, इसके ऊपर जो बायंड फोर्स लगेगा, है ना, कितना बायंड फोर्स लगेगा? तो मैंने आपको बताया कि जितना पानी को विस्थापित करेगा उस पानी का जो भार होगा वही भार जो है उसके ऊपर बायंड फोर्स के रूप में भी काम करेगा, यानी उस भार के बराबर ही बायंड फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। यानी ये जो बायंड फोर्स है हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि विस्थापित पानी का भार, है ना, बोल सकते हैं ना, यहां पर विस्थापित पानी का भार। पानी का भार, तो भार का फॉर्मूला mg होता है, तो पानी का द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, तो क्या अब हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं? देखो बायंड फोर्स का ये भी फॉर्मूला होता है और ऐसे भी हम लोग बताते हैं। तो अब हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं कि पानी का घनत्व, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है उसका आयतन और g, और यहां से पानी का द्रव्यमान और g, ये g से g खत्म हो जाएगा। अब ये द्रव्यमान हम लोग कैसे निकालेंगे? तो ये जो घनत्व है, द्रव का घनत्व कितना होता है? द्रव जल है, जल का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड मतलब जितना पानी विस्थापित होगा। कितना पानी विस्थापित होगा भाई? जितना
जितना आयतन वस्तु का डूबेगा, जितना आयतन वस्तु का डूबेगा वही पानी का, वही उतना ही आयतन का पानी विस्थापित होगा। मान लीजिए वस्तु पूरी की पूरी डूब जाती है तो पूरी वस्तु का जो आयतन है, ठीक ना, उतना ही आयतन का पानी विस्थापित होगा। अगर मान लो आंशिक रूप से डूबा हुआ है तो जितना भाग डूबा हुआ है, जितना आयतन डूबा हुआ है, उतने ही आयतन के बराबर पानी भी जो है विस्थापित होगा। अब ये जो पैकेट है आप देखो यहाँ पर इसका घनत्व जो है पानी के घनत्व से ज्यादा है, पानी के घनत्व से ज्यादा है, तो ये पैकेट पूरा डूब गया हुआ है। यानी इस पैकेट का जो कुल आयतन है इसी के आयतन के बराबर पानी विस्थापित होगा। तो यहां पर पानी जो विस्थापित होगा उसका आयतन क्या होगा, इस वस्तु के आयतन के बराबर। तो 350 सेंटीमीटर क्यूब, सब सीजीएस मात्रक में चल रहा है, ये भी जो है सीजीएस मात्रक में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये 350 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब खत्म हो जाएगा, ये 350 ग्राम आ जाएगा। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व किसे कहते हैं, तो रिलेटिव डेंसिटी। आपेक्षिक घनत्व को इंग्लिश में रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। ये होता है डेंसिटी बट्टे में डेंसिटी ऑफ वाटर। पानी के घनत्व से आपको तुलना कर देना है। किसी भी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व चाहिए तो पानी के घनत्व से तुलना कर दो आप। पदार्थ का जो घनत्व होगा उसमें भाग लगा दो पानी के घनत्व से, वही आपेक्षिक घनत्व हो जाएगा। आपेक्षिक घनत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यह एक सदिश राशि होती है, गलत हो जाएगा, अदिश राशि है। इसका मान हमेशा 1 से कम होता है, तो ऐसा कहना जरूरी नहीं है, ये नहीं हो सकता ना। आपेक्षिक घनत्व का मान 1 से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अगर घनत्व का मान जो है पानी के घनत्व से ज्यादा है तो रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज्यादा आएगा। अगर पानी के घनत्व से कम है तो रिलेटिव डेंसिटी जो है 1 से कम आएगा। यह 2 समान भौतिक राशियों का अनुपात होता है, सही है। इसका एसआई मात्रा किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, गलत हो जाएगा। याद रखो, ऊपर भी घनत्व नीचे भी घनत्व, 2 समान राशि का अनुपात है, इसीलिए रिलेटिव डेंसिटी यूनिट लेस क्वांटिटी है। इसका कोई इकाई नहीं, कोई मात्रक नहीं, मात्रकहीन जो है भौतिक राशि है रिलेटिव डेंसिटी। तो यह 2 समान भौतिक राशियों का अनुपात है, घनत्व का ही अनुपात है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चांदी का आपेक्षिक घनत्व यह है, एसआई मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा। रिलेटिव डेंसिटी आपको दिया गया है 10.8 है। रिलेटिव डेंसिटी ये सिल्वर का है, रिलेटिव डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी बट्टे में डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। यहां पर घनत्व किसका आ जाएगा, चांदी का आ जाएगा। तो चांदी का घनत्व आप लिख लो यहां से, चांदी का घनत्व बराबर हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी गुने में जो जल का वाटर का डेंसिटी है। रिलेटिव डेंसिटी 10.8 हो जाएगा और वाटर का डेंसिटी मैंने आपसे कहा कि आपको याद रखना है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हो जाएगा 10.8 इंटू 10 क्यूब किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 10.8 इंटू 10 पावर क्यूब किलोग्राम पर मीटर क्यूब, बी हमारा राइट आंसर। ठीक, अगर आप ग्राम पर सीसी में निकालना चाहते हो तो अगर आपको आपेक्षिक घनत्व दिया हुआ है और उसका घनत्व आप निकालना चाहते हो तो ग्राम पर सीसी में कुछ नहीं करना होता है, सिंपली आपको यूनिट लगा देना है यहां पर। जैसे मान लीजिए कि कोई पदार्थ है, उसका रिलेटिव डेंसिटी जो है 1.3 है, आपको इसका डेंसिटी चाहिए, आपेक्षिक घनत्व 1.3 है, लेकिन आपको उसका घनत्व चाहिए, तो कुछ नहीं करना होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लगा दो, ये इसका घनत्व हो जाएगा, है ना। यहां पर मैंने किलोग्राम पर मीटर क्यूब में वैल्यू डाला है, अगर आप ग्राम पर सीसी में डालेंगे तो कितना डालेंगे, 1 डालेंगे, 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। एग्जाम्पलर के क्वेश्चन से देख लेते हैं। किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन है। वायु में जो भार होता है वो वास्तविक भार होता है। जल में पूरा डुबाने पर इसका भार केवल 8 न्यूटन है। पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार होगा। कुछ ऐसा सीन है, जैसे ये पिंड है, इसका वायु में भार कितना है, 10 न्यूटन है। जल में डाला तो तुल में भार कितना दिखा रहा है, 8 न्यूटन दिखा रहा है। कितने का लॉस हो गया, 2 न्यूटन का लॉस हो गया। क्यों लॉस हो गया, क्योंकि ऊपर की ओर एक बायंट फोर्स लग रहा होगा जो कि 2 न्यूटन के बराबर ही होगा। और ये बायंट फोर्स किसके बराबर होता है, अभी देखा हम लोगों ने, जो बायंट फोर्स है ये विस्थापित जो पानी होगा या फिर जो भी द्रव होगा उसके भार के बराबर होगा। आपसे जो है पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार ही पूछा है, तो जो बायंट फोर्स लगेगा वही आंसर हो जाएगा, 2 न्यूटन। 2 न्यूटन हमारा राइट आंसर। कोई लड़की 60 सेंटीमीटर लंबे
4 सेंटीमीटर चौड़े तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचे किसी बॉक्स पर 3 ढंग से खड़ी होती है। बॉक्स द्वारा लगाया गया दाब, तो जो दाब है वो बराबर होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया या फिर परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। अब देखो दाब जो है अधिकतम कब होगा, ये अधिकतम तब होगा जब ये एरिया कम से कम होगा, क्योंकि लड़की अगर बॉक्स पर खड़ी होती है तीनों स्थिति में तो ये जो बल है, लंबवत जो बल है इसके भार के बराबर होगा, जो चेंज होने वाला नहीं है, तीनों स्थिति में जो है अलग अलग होगा। सॉरी, जो भार है वो तीनों स्थिति में सेम रहने वाला है, एरिया जो है अलग अलग होगा। अगर बॉक्स जो है जमीन पर कुछ ऐसे रखा हुआ है, जब बॉक्स का जो आधार है अगर मान लीजिए इन दोनों से बना हुआ है चौड़ाई और ऊंचाई से, वैसे में एरिया देखो सबसे कम आएगा। देखो एक तो आएगा 2400 सेंटीमीटर, 60 गुने में 40 करेंगे तो 2400 सेंटीमीटर क्यूब। यानी ये सीन कुछ ऐसा चल रहा है, मे भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये मान लो कि 60 सेंटीमीटर है, ठीक, ये मान लीजिए कि 40 सेंटीमीटर है, ठीक, और ये मान लीजिए कि 20 सेंटीमीटर है। तो आप इस बॉक्स को अलग अलग तरीके से रख सकते हो ना। अभी आपने ऐसे रखा हुआ है कि जमीन, ये आधार किसका बना हुआ है, इस 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर का, तो एरिया यहां से कितना आएगा, यहां से एरिया आएगा 60 गुने 40 से, 60 गुने 40 से जो एरिया बनेगा यहाँ पर वो 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। आप इस बॉक्स को ऐसे भी तो डाल सकते हो कि आधार इससे बने, अगर आधार इससे बनेगा तो एरिया कितना बनेगा, तो एरिया जो है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो आधार बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, इस 60 और 20 से बनेगा, है ना, ये 60 हो जाएगा और ये 20 है, 60 और 20 से बनेगा, 60 गुने इस 20 से बनेगा तो 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब तीनों स्थिति में जो है लड़की बक्से पर खड़ी होती है तो जो बल लगेगा लंबवत यानी जो थ्रस्ट होगा वो उसके भार के बराबरी होगा तीनों स्थिति में। दाब सबसे ज्यादा कब लगेगा, जब एरिया सबसे कम होगा। सबसे कम एरिया आपको इस वाले स्थिति में मिल रहा है, यानी इस 40 और 20, यानी चौड़ाई व ऊंचाई से बना जब आधार होता है तब। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यही सवाल आपसे पूछा गया था, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। कोई सेब किसी वृक्ष से पृथ्वी व सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। अब कोई वृक्ष है, यहां से सेब जो है नीचे की ओर गिरता है। सेब जो है नीचे की ओर गिरता है। ये नीचे की ओर इसलिए गिर रहा है क्योंकि पृथ्वी और सेब के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। पृथ्वी जो है इस सेब पर नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, जिसका परिमाण F1 दिया गया है। कहा जा रहा है कि जो सेब है ये भी पृथ्वी पर अपनी ओर जो है एक बल लगाएगा जिसका परिमाण F2 है। तो हम जानते हैं दो वस्तु के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल जब लगता है तो दोनों वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है समान परिमाण से, है ना। दोनों वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करेगी समान बल से, तो ये दोनों बल जो है बराबर होंगे। यानी सेब पर पृथ्वी जितना बल लगा रही है अपनी ओर, सेब भी उतना ही बल पृथ्वी पर लगा रहा है अपनी ओर। दोनों बल जो है बराबर होते हैं परिमाण में, दिशा में विपरीत होते हैं। दोनों बल जो है बराबर परिमाण के होते हैं, दिशा में विपरीत होते हैं। सेब जो है वो पृथ्वी की ओर खिंचा हुआ आ रहा है, लेकिन पृथ्वी सेब की ओर नहीं जाती है। कारण यह है सेब का द्रव्यमान कम है, पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा है। सेब का द्रव्यमान इतना कम है कि वो त्वरित हो गया, पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, वो त्वरित नहीं हुई, है ना। सेब जितना बल लगा रहा है पृथ्वी पर वो काफी नहीं है पृथ्वी को त्वरित करवाने के लिए, इसीलिए पृथ्वी सेब की ओर जो है वो नहीं जा रही है, लेकिन सेब जो है पृथ्वी की ओर आ रहा है क्योंकि उसका द्रव्यमान कम है तो त्वरित हो चुका है वो। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ हम लोग एग्जाम के पूछे हुए प्रश्नों को देखते हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। पार्ट 1 का पहला सवाल ही था जहां मैंने अच्छे से समझाया था आपको अभिकेंद्र बल के बारे में। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डैश को प्रदान करता है। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डैश को प्रदान करता है। तो मैंने आपको समझाया था कि
सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूमते हैं या फिर पृथ्वी के चारों ओर जो उपग्रह घूमते हैं, सर्कुलर पाथ पे घूमते हैं, है ना। वैसे तो जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर एलिप्टिकल पाथ पर घूमते हैं, लेकिन मान लो एलिप्टिकल पाथ ही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूमते हैं, पृथ्वी के चारों ओर जो उपग्रह घूमते हैं, क्यों घूम पाते हैं? अभिकेंद्र बल के कारण। और यहाँ पर अभिकेंद्र बल कौन प्रदान करता है? गुरुत्वाकर्षण बल प्रदान करता है। मैंने आपको कहा था अलग अलग केस में जो है अभिकेंद्र बल जो है अलग अलग प्रकार के बल जो होते हैं जो प्रदान करते हैं। यहाँ पर अभिकेंद्र बल जो है, अभिकेंद्र बल जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये अभिकेंद्र बल जो है प्रदान करेगा, यानी गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हो जाएगा अभिकेंद्र बल के बराबर। गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हो जाएगा अभिकेंद्र बल के बराबर। एक ग्रह मान ले जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान g है, सिंपली g है, तो ग्रह पर इसका मान डैश होगा। तो पृथ्वी के सतह पर या फिर पृथ्वी के सतह के आसपास मैंने आपको बताया था जो g का मान होता है वो ये होता है, जहां कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो जाएगा, m मास ऑफ प्लेनेट हो जाएगा और r जो है रेडियस ऑफ प्लेनेट हो जाएगा। अब कहा गया है कि एक ऐसा ग्रह है जिसका द्रव्यमान मान लो m डैश है, वो m/3 है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है उसका 1/3 है, और जिसकी त्रिज्या जो पृथ्वी की त्रिज्या है उसका 1/3 है। तो अब बताइए कि उस ग्रह पर g का मान क्या होगा? तो g का मान कुछ अलग आएगा क्योंकि द्रव्यमान और त्रिज्या जो है वो अलग अलग है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये तो चेंज होने से रहा, नहीं बदलने वाला है। m डैश के स्थान पर m/3 हो जाएगा और r स्क्वायर है, r के स्थान पर ये r डैश हो जाएगा, यानी r/3 का ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कैपिटल G m ये 3 हो जाएगा, है ना, ये 9 और गुने में ये r स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये 3/9 हो जाएगा, 3 गुने में Gm बटे में r स्क्वायर, और इसका मान कितना है? G है, यानी ये 3G के बराबर हो जाएगा। D हमारा राइट आंसर हो जाएगा, D हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इतना करने की आवश्यकता भी नहीं थी, आप यहीं पर देख सकते हो जो G है वो सीधा समानुपाती है द्रव्यमान का, व्युत्क्रम अनुपाती है जो रेडियस है उसके वर्ग का। अब द्रव्यमान अगर 1/3 हो जाता है तो इसके कारण G का मान जो है 1/3 हो जाएगा, और अगर त्रिज्या 1/3 होती है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है यानी कि G का मान इसके कारण 9 गुना हो जाएगा, तो 3/9 3G हो जाएगा। ऐसे आपको सॉल्व करना है। ये तो मैंने आपको बस फॉर्मूला भी लिख करके बताया ताकि आपको फॉर्मूला भी याद रखना है। डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक G की इकाई है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता? त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता। देखो सवाल यह है, निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वीय त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता? सवाल कुछ ऐसा होना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वीय त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता, ऐसा सवाल होना चाहिए था। तो गुरुत्वीय त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता द्रव्यमान। ठीक है, हम लोग बात कर चुके हैं जो G का मान है, हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो घटता है, पृथ्वी की सतह से नीचे आते हैं तो घटता है। ठीक, हम इक्वेटर सरफेस पे कुछ और होगा, सरफेस पे भी क्या होगा कि इक्वेटर पे कुछ और होगा, पोल पे कुछ और होगा, पोल पे सबसे ज़्यादा होगा, इक्वेटर पे सबसे कम होगा, सेंटर पे 0 हो जाएगा। लेकिन जो G का मान है वो जो पिंड है, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। G का जो मान है ये ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ग्रह की त्रिज्या पर। पिंड के द्रव्यमान पिंड के साइज पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ जो द्रव्यमान है वो किसका है? ये वस्तु का है, ना कि ग्रह का है। बाकी गहराई है, ऊंचाई है, इससे G का मान चेंज हो जाएगा। पृथ्वी का आकार है उससे चेंज हो जाएगा, अक्षांश से चेंज हो जाएगा। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को डैश कहा जाता है। दो वस्तुओं के बीच में जो आकर्षण बल लगता है उससे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। द्रव्यमान के कारण ये बल लगता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है और द्रव्यमान 20 किलोग्राम है। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो भार बराबर होता है द्रव्यमान गुने में गुरुत्वीय त्वरण। भार 200 न्यूटन है
द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, जी का मान चाहिए, तो इस हिसाब से जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी का मान आएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्व बल डैश के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। तो दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डैश पर लागू होता है। तो इस दुनिया में जितने भी वस्तु हैं जिनके पास द्रव्यमान है, उनमें से किसी भी दो वस्तु को आप उठा लो, उनके बीच में जो है गुरुत्वाकर्षण का ये सार्वत्रिक नियम या फिर सार्वभौमिक नियम लागू है, उस पर लागू होता है। निम्न में से कौन गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा होता है। ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। पृथ्वी ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति नहीं होगा, ये उल्टा बोल रखा है। सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति सही है, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा सही है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सब एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज डैश ने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने की थी। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जी का मान क्या होता है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा? तो धरती पर जितना भार होता है उसका 6वां भाग जो है चंद्रमा पर हो जाएगा। धरती पर जितना भार होता है उसका 1/6 जो है चंद्रमा पर भार हो जाएगा, यानी कि 10 न्यूटन। किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? तो बात यहां द्रव्यमान की गई है। हम लोगों ने देखा जो पहला सवाल था वहीं पर कि द्रव्यमान नहीं बदलता, चाहे आप कहीं पर भी चले जाओ, स्थान बदलने से द्रव्यमान नहीं बदलता है, 60 किलोग्राम ही रहेगा। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है। ये एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है, लेकिन सही तरीके से नहीं पूछा गया है। किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा, यहां पर होना चाहिए पृथ्वी द्वारा लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है, तो हम आंसर भार बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ये पिंड है, इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो भार थोड़ी बोलेंगे उस बल को, हम उस गुरुत्वाकर्षण बल को। हाँ, ये इस वस्तु पे पृथ्वी के द्वारा जो नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसको हम लोग भार बोलेंगे। जब किसी वस्तु को डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहा जाता है? जब किसी वस्तु को डुबोया जाता है तो उसके ऊपर की दिशा में बल लगता है उस तरल के द्वारा जिसमें वस्तु डूबी हुई है, उससे हम लोग उत्प्लावन बल बोलते हैं, जिसे यहाँ पर उत्क्षेपक बल लिख करके दिया गया था आपके एग्जाम में, उत्प्लावन बल। जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसका भार हवा में 4 न्यूटन से पानी में 2 न्यूटन तक कम हो जाता है। पानी में वस्तु पर लगने वाले उत्क्षेपक बल की मात्रा की गणना करें। देखो, हवा में 4 न्यूटन, जब पानी में डाला गया तो भार निकल करके आया 2 न्यूटन। कितने का लॉस हो गया? 2 न्यूटन। वही जो है उत्प्लावन बल का मान हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 300 किलोग्राम द्रव्यमान और 150 मीटर पर क्यूब आयतन वाली वस्तु का घनत्व। तो डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। मास 300 किलोग्राम है और वॉल्यूम 150 मीटर क्यूब है एसआई मात्रक में, तो ये 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है? जल का घनत्व कितना होता है? जल का घनत्व होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो कॉर्क का जो घनत्व है यह जल के घनत्व से कम होता है। आप एल्यूमिनियम का टुकड़ा, तांबे का कील है, लोहे का कील है, जल में डालेंगे वो सब डूब जाएंगे, क्योंकि इन सारे का घनत्व जो होगा वो जल के घनत्व से ज्यादा होगा। कॉर्क डालेंगे आप तो कॉर्क जो है तैरने लगेगा, क्योंकि कॉर्क का जो घनत्व है वो जल के घनत्व से कम होगा। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? तो घनत्व का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, संवेग का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड,
आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? बल प्रति एकक क्षेत्रफल, और ये जो बल होता है ये लंबवत होता है, प्रणोद होता है। निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? तो लोहे की कील डूब जाती है जल में, क्योंकि जल का घनत्व से इसका घनत्व जो है ज़्यादा होता है। बर्फ जो है पानी में तैर सकती है, कॉर्क तैरता है, थर्मोकोल जो है वो तैरता है। बर्फ का घनत्व जो है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, यानी कि 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, और जल का जो है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। निम्नलिखित में से कौन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? हाइड्रोमीटर है, लेक्टोमीटर है, पनडुब्बी है। ठीक, हाइग्रोमीटर नहीं है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हाइग्रोमीटर नहीं है। तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट यहां पर होता है। अब हम लोग मिलते हैं अगले वाले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।